प्रिय छात्रों, आज के क्लास में पीईटी का तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में भी कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है जो कि स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। और इसी मथुरा से जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला से खोद करके निकाला गया है और इस कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर स्थित है, जिसका उत्खनन कार्य 1890-91 में डॉक्टर फुरहर के द्वारा कराया गया था। डॉक्टर फुरहर के द्वारा कराया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि कंकाली टीले का अवशेष, जैन स्तूप के कंकाली टीले का अवशेष खोद करके कहाँ से निकाला गया, तो मथुरा से, और ये 1890-91 में डॉक्टर फुरहर के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्न में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दस्तक। इसका आंसर दस्तक। जबकि प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने नई भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था लागू किया, जिसमें आपका जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त है। और इस जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, और इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाता है कि जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद से महालवाड़ी व्यवस्था है, और इस महालवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो थे हाल्ट मैकेंजी। और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से तीसरा आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे टॉमस मुनरो। और ये इस पे क्वेश्चन आता है कि भारत के किस जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई, तो आंसर हो जाता है आपका बारामहल जिले में। और मद्रास के बारामहल जिले में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन हमने तीनों के अंतर्गत कर दिया। जबकि ये जो दस्तक प्रणाली है ये भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है। अब इसका आंसर हो जाएगा रामभर स्तूप। और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण नाम किसको दिया गया, तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। उसके साथ साथ इस पे और भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है, और ये पूछता है कि जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम गृह त्याग किया था, उस गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो संबोधि। उसके बाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और लास्ट में आपका कुशीनगर में इनको 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर कुशीनगर में ही इनको दफनाया गया, और वहाँ पर रामभर स्तूप का निर्माण हुआ। जबकि मूल गंधकुटी बिहार में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास व्यतीत किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। और इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा
जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और उसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल विभाजन को प्रभावी किया था और इसी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब इसका कंसेप्ट राखी दिवस का जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन वाला क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा क्यों किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। इस पे दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए और किस सन में गए थे, तो 1893 में। तो स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में हुआ था और किस वर्ष हुआ था, 1893 ईस्वी में, और यहीं पर इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रदान किया था। और इसी स्वामी विवेकानंद के द्वारा अगला क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना किया, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था और 1893 ईस्वी में ये शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नोक्त स्थानों में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो आगरा हो गया, कानपुर हो गया, झांसी, लखनऊ। तो इसमें आपका आगरा जो था ये महत्वपूर्ण केंद्र में नहीं था, जबकि झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। लखनऊ का नेतृत्व जो है वो आपका बेगम हज़रत महल के द्वारा किया गया, जो अवध की नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, जबकि कानपुर का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। तो ये सब भी पॉइंट आप लोग जो मैं व्याख्या करता हूँ उस व्याख्या के पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब और लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हज़रत महल के द्वारा किया गया, जबकि आगरा जो है वो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो किसने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और इसी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसी 1857 की क्रांति के पश्चात आपका 1 नवंबर 1858 को एक नया अधिनियम पारित किया गया, जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा किया गया एक घोषणा पत्र था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया, और इसी के पश्चात भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। मतलब कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन से प्रिंसली स्टेट के रूप में शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब सी में ये है कि ये ऑप्शन दिया है 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1 और 3 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 2 1, जिसमें कि आपका सतारा, ठीक, उसके बाद से दूसरे नंबर पे संबलपुर और तीसरे नंबर पे आपका झांसी। तो ये जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ये राजसीय
राज्यों के रूप में शामिल था और इसे लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य अपहरण नीति या विलय नीति के अंतर्गत इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया गया, तो इसका आंसर हो जाता है सतारा। और सतारा के बाद दूसरा राज्य जो था वो संबलपुर को, और तीसरा आपका झांसी, और उसके बाद से चौथा आपका जैतपुर वगैरह धीरे धीरे इस विलय नीति के अंतर्गत इन लोगों को मिला लिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और इसी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें ये हुआ था कि किसानों पर लगान वृद्धि की गई थी और इसी लगान वृद्धि को लेकर के वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह प्रारंभ किया। बाद में इस लगान की जांच के लिए एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच किया और मामले की जांच करने के पश्चात लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इन्होंने लगान वृद्धि के दर को कम कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब ये अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे वो लाला लाजपत राय हुए थे। और इस AITUC की स्थापना जो हुई थी इसको भी नोट कर लीजिएगा, वो हुई थी आपका 31 अक्टूबर 1920 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे आपके लाला लाजपत राय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि। और ये जो गोंडवाना भूमि है, इस गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का निर्माण हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, तो वो किसका भाग है, तो गोंडवाना भूमि का। अब इसमें जैसे कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हो जाता है, इसमें आपका तेथिस सागर था और उसी तेथिस सागर के बीच में यूरोप और एशिया की प्लेटें आपस में टकराईं और टकराने के पश्चात उसका जो भी मलबा वगैरह था, जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे, उसी से आपका गोंडवाना भूमि की उत्पत्ति हुई थी। और इसके टूटने से अन्य देशों की भी उत्पत्ति, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और भारत का निर्माण हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी कि भारत किस भूमि का भाग है, तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है, तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा D महानदी डेल्टा। और चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी चिल्का झील में मछलियाँ हैं, जिसमें 225 प्रजातियाँ लगभग मौजूद हैं। और सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का इस झील के पास आगमन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग है, तो आंसर हो जाएगा B
लगभग 6000 मीटर। हिमालय का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, इसी उत्तरी क्षेत्र में बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री इत्यादि भागों में इसको विभाजित किया गया है और जिसकी लगभग ऊंचाई 6000 मीटर तक है। और हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो आपका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है इसी हिमालय या हिमाद्री में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अपतानी जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो अपतानी जनजातियों का एक समूह है जो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं और ये अपतानी जनजाति सूर्य एवं चाँद की ये लोग पूजा करते हैं। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इनसे संबंधित त्यौहार हो गया या फिर इनका एक तरीके से रहन सहन हो गया, इस पे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। तो अपतानी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जो किसकी पूजा करते हैं? सूर्य और चाँद की। उसके साथ साथ इनकी एक अलग भाषा है जिसे तानी या अपतानी के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रमुख त्यौहार जो है वो ड्री और म्योक्यो। ड्री इनका प्रमुख त्यौहार क्या है? ड्री और म्योको। तो इस तरीके से इस पे 3 क्वेश्चन निकला कि अपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश जो सूर्य और चाँद की पूजा करते हैं, इनका प्रमुख त्यौहार ड्री और म्योको है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 और इस 44 देशों के समूह से यूरोप का निर्माण हुआ और यूरोप जो है 44 देशों में से रूस जो है क्षेत्रफल की आबादी से सबसे बड़ा इसमें यूरोप कंट्री का माना जाता है, जबकि यूरोपीय कंट्री का देश वेटिकन सिटी जो विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। उसके साथ साथ यूरोप जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप माना जाता है। तो अब इस यूरोप पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए कि यूरोप में कुल कितने महाद्वीप कुल कितने देश हैं? तो आंसर हो गया 44। दूसरा ये कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रसिया जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका हो गया वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप। उसके साथ साथ यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या के हिसाब से यूरोप जो है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बाद से आपका तीसरा स्थान रखता है। तो इस पे हमने आपको 15वें क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन आपको बना करके उसका एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना हुई थी वो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो की गई थी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सर्वप्रथम आपका 1966-67 में किया गया था। 66-67 में। और ये 66-67 में जब हरित क्रांति लाया गया तो उसी समय सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। अब ये जो इसका निर्धारण होता है वो निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस आयोग की स्थापना आपका किया गया था 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपका शंघाई में स्थित है। और ये जो ब्रिक्स है अब इसको नए नाम से जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख देश शामिल हैं इसमें बी फॉर ब्राज़ील हो जाएगा, आर फॉर रसिया हो जाएगा, आई फॉर इंडिया हो जाएगा, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये जो ब्रिक्स था ये 2009 तक केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC।
और बाद में 2010 में इसमें कौन सा देश जुड़ा, तो एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो इस तरीके से आपका ये ब्रिक्स का मुख्यालय जो है वो संघाई में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, संघाई। और ब्रिक्स में शामिल देशों का भी हमने व्याख्या कर दिया। तो इस तरीके से वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि भूरी क्रांति का संबंध किससे बल देने पर केंद्रित है, या सीधे सीधे इस तरीके से भी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि। जैसे कृषि को लेकर के बहुत सारी क्रांतियां की गई, जिसमें आपका भूरी क्रांति है, टमाटर के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, तो क्रांति से भी रिलेटेड आपका परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर किस राज्य का है, तो दूसरा भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरा है आपका पंजाब और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश अपना स्थान रखता है। और जबकि चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है, चौथा स्थान राजस्थान गेहूं उत्पादन में अपना स्थान रखता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को किया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया था। तो एक्ट से भी क्वेश्चन आपके एक आध परीक्षाओं में निकल जाता है कि SC ST एक्ट कब आया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया, तो इसी फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में पंचायती राज त्रिस्तर प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नगर परिषद। चूँकि पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तर पर लागू की गई थी और इस पंचायती राज प्रणाली के जनक हुआ करते थे बलवंत राय मेहता, और उसी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, जिसमें ग्राम पंचायत पहला हो गया, दूसरा है आपका पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, जबकि पंचायती राज के अंतर्गत नगर परिषद को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, कौन सी एक भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि यह एक लिखित संविधान है। ये तो सही है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। उसके साथ साथ यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप लोगों को पढ़ा होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट के वाद में ये कहा गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपका बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन कि यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो ये भी एक तरीके से 100% सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य में क्या की गई हैं, विभाजित की गई हैं। उसके साथ साथ केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई है। और डी ऑप्शन पे अब नज़र डालते हैं कि इसे राज्य के राज्यपाल और सांसदों विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो यही आपका क्या है, गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 अनुच्छेद
368 के अंतर्गत जो है वो संविधान द्वारा, संसद द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है, जबकि राज्यपाल या राज्य के सांसद या विधायक के परामर्श से इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका डी सही नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए औद्योगिक क्रांति, और ये भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता, जबकि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, उसके साथ साथ अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का लिया गया है, और रूस के संविधान से आपका समाजवादी क्रांति की अवधारणा ली गई है। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति का निर्माण जो है वो भारतीय संविधान में योगदान नहीं देता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी और अधिकतम उपयोग, क्योंकि गांधी जी शुरू से ही एक तरीके से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देते थे। मशीनरी का इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया था। तो गांधी का आर्थिक विचार में गैर हिंसक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और निचले स्तर पर सर्वोदय या गांवों में पुनर्जन्म किया जाना चाहिए, जबकि मशीनरी उद्योग के वो पूर्णतः क्या थे, विरोधी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम आपका फरीद, ये पूरा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका पूरा नाम क्या है, फरीद, फरीद। और ये शेर शाह सूरी जो था भारत में दूसरा अफगान शासक के रूप में आया था, और जब हुमायूं भारत छोड़ करके चला गया, तो उसी हुमायूं के भारत छोड़ने के बाद से 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक भारत पर अफ़गानी शासकों का शासन रहा, और उसी अफ़गानी शासकों में शेर शाह सूरी जो एक शक्तिशाली शासक था, और इसका कार्यकाल आपका 1540 से 45 के बीच है। उसके बाद से अन्य अफ़गानी शासक भारत पर 1555 तक शासन किए, और इसका मूल नाम क्या था, फरीद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि 10वें या आखिरी गुरु कौन थे। तो ये सिख धर्म का, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि सिख धर्म के 10वें या आखिरी गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या 10 थी, जिसमें आपका ये सभी गुरुओं का नाम दिया गया है, जिसमें सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे गुरु नानक, जिन्हें सिख संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद से दूसरे गुरु के रूप में थे अंगद, और 9वें गुरु के रूप में आपके शामिल हुए थे तेग बहादुर। और इस सिख संप्रदाय के गुरुओं का ट्रिक हमने अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जिसका ट्रिक है, ना अंग अमर है ना राम अर्जुन, हरगो हररा हर की तेगो। इसको आप ट्रिकी जीके वाले टॉपिक में या प्लेलिस्ट में जा कर के इसको आप लोग एक्सप्लेन देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। इसमें गैर संपर्क बल के उदाहरण में गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं के बल का अनुभव करे, उसे गैर संपर्क बल कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं के बल का अनुभव करे, उसे गैर संपर्क बल के नाम से जाना जाता है, गैर संपर्क बल के नाम से। अब इसमें जो गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय बल है, ये जो है आपका गैर संपर्क बल का प्रमुख उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि आमतौर पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग
के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। इसमें आपका जिंक का जो प्रयोग होता है, ये जिंक का प्रयोग सामान्यतः धातु जैसे लोहा को संरक्षित करने से बचाने के लिए जिंक का लेप किया जाता है। उसके साथ साथ आपका ये जो आपका कॉपर है, ये कॉपर और ये जो क्रोमियम है ये सोना और आपका तांबे वगैरह में चमक लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आकर्षक दिखाने के लिए क्रोमियम का उपयोग, जबकि जिंक का उपयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसमें 4 धातुओं में क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अब ये जो कोतवाल होता था, ये कोतवाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या राजा के द्वारा किया जाता था और नगर में घटने वाली घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था। अगर ये कोतवाल अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होता था तो उस कंडीशन में कोतवाल को हर्जाना भी भरना पड़ता था। तो कोतवाल का जो सही भूमिका होती थी वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता था। अब क्वेश्चन नंबर 30, बिलियन, जिसमें कणों का आकार 1 nm से आपका 100 nm के बीच होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कलील यानी कि कोलाइड। और ये कोलाइड जो होता है इसका व्यास 1 nm से लेकर के 100 nm के बीच में होता है, जिसे कोलाइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी। और इसी हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई। और ये नागानंद जो संस्कृत नाटक है ये कुल कितने भागों में है? तो 5 अंकों में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 32 में ये है कि अखाड़ा दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ द महावीर सिंह फोगट का लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सौरभ दुग्गल। और इसी सौरभ दुग्गल के द्वारा अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ द महावीर सिंह फोगट की रचना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है और इसका पुराना नाम भृगु तुंग था। पहले ये जो रोहतांग दर्रा था इसका पुराना नाम क्या था? तो भृगु तुंग था और बाद में इसको रोहतांग दर्रा कर दिया गया। और इस रोहतांग दर्रे को लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है? तो आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। और इसका सबसे पुराना नाम क्या था? भृगु तुंग था। और तीसरा क्वेश्चन इसमें निकल रहा है कि रोहतांग दर्रा किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो मनाली और लेह को यह सड़क मार्ग से जोड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसमें कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला आपका है बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद से दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद से तीसरा आपका है लिंगराज मंदिर, और ये लिंगराज मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद से आपका चौथा एक बच गया, तो वो ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि बाकी 3 मिल गया। तो उसमें आप मैच करा लेंगे कि ए का आपका बी, तो ए का बी यानी कि पहला का बी, यानी कि पहला का बी ये सी ये दिख रहा है, अब 2 बी दिख रहा है। फिर उसके बाद से जब 2 ऑप्शन दिख रहा है तो फिर दूसरे पे जाएंगे और दूसरे में आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान, तो दूसरा का डी, और डी में फिर दूसरा यहाँ आ गया, लेकिन ये सी यहाँ है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 35 कि किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। और इसी पश्चिम बंगाल के स्थानीय शिल्पकार जो होते हैं वो पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम के समय इस मेले का आयोजन किया जाता है और पौष माह के 7वें दिन से यह मेला शुरू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, जो कि आपका पौष मेले में ये लोग अपने शिल्पकार या फिर शिल्पकारी का या फिर लोक नृत्य का या संगीत का या भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, जो पौष माह के 7वें दिन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिको की मुद्रा है 36 और 36 में ये है कि मैक्सिको की मुद्रा जो है वो पेसो, और ये जो मैक्सिको की मुद्रा है पेसो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में ये है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका हो जाएगा जकार्ता, और यही इंडोनेशिया है। दूसरा क्वेश्चन ये बना है इस पे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, और इसकी राजधानी कहाँ स्थित है? जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू को अधिक ध्यान देता है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। अब चूंकि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है, और इसी उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य में आपका जो लखनऊ घराना हुआ करता था वो कथक घराना का एक तरीके से आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दिया करता था। और ये जो कथक नृत्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज, सब इसी लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज या फिर बिंदा दिन का संबंध किस नृत्य घराने से है? तो आंसर आपका लखनऊ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेज़न। अमेज़न जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और अगर लंबाई के हिसाब से पूछा जाएगा तो लंबाई के हिसाब से यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि अपवाह क्षेत्र या आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और इसके साथ साथ जो आमूर नदी है, यह आमूर नदी जो है वो रूस और चीन की सीमा को बनाती है, जबकि कांगो नदी आपका अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। जबकि लीना नदी जो है यह रूस की प्रमुख नदी है जो बैकाल झील से निकल करके आर्कटिक महासागर में ये गिरती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जो है ये सही नहीं है। ये बर्लिन जो है, बर्लिन कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नगर दिया है और ये नदी दिया है। तो बर्लिन जो है वो राइन नदी पर स्थित न होकर के स्प्री नदी के तट पर स्थित है, जबकि लंदन आपका टेम्स नदी पर स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, जबकि बर्लिन राइन नदी पर स्थित न होकर के ये किस नदी पर स्थित है? तो स्प्री नदी पर स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित होने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका पंडित श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन हुआ करती थी, और यही विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित होने वाली प्रथम महिला थी। और ये महासभा का जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1945 में न्यूयॉर्क में किया गया, और वर्तमान में महासभा
में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो जो यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या है वही महासभा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो यूएनओ में वर्तमान समय में सदस्यों की कुल संख्या 193। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता था। तो आंसर इसका हो जाएगा वाल्मीकि, और इसी वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। और इसी रामायण की रचना जब इन्होंने किया तो रामायण जो है ये भारत का आदि काव्य माना जाता है, और इसके रचनाकार वाल्मीकि हुए। तो वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु। और इसी बंगलुरु में सर्वप्रथम सन 2001 में, किस सन में? तो सन 2001 में आपका पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को अशोक के स्तंभ को, सिंह स्तंभ को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, जिसमें 4 सिंह जो है एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, जिसमें से 3 सिंह दिखाई देते हैं जबकि चौथा सिंह आपका दिखाई नहीं देता। और इसी प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है, और ये सत्यमेव जयते शब्द भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे मुंडको उपनिषद से धारण किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आईटीबीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, और इसी 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा एनआईसी का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनआईसी का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1976 में की गई थी। 1976 एनआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। और ये 76 में जब की गई तो केंद्र और राज्य सरकारों के प्रौद्योगिकी संचालित समाधान को प्रदान करने के उद्देश्य से एनआईसी की स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण रा, सेना, नौ एवं हवाई असूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त आसूचना समिति, जिसको शॉर्ट में जेआईसी के नाम से जाना जाता है। और कैबिनेट सचिव जो होता है इस समिति का क्या माना जाता है? तो इस समिति का अध्यक्ष माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसी प्रैक्टिस सेट में था, जिसे कि ब्रिक्स को नया नाम या ब्रिक्स को एक तरीके से जो नई पहल की गई उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना गया। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। और 2009 में जैसा कि इसकी व्याख्या हम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पूर्ण रूप से कर दिया है, अब यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस ब्रिक्स का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इस ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है, वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल 2021 का जो थीम था वो पानी का महत्व था।
तो 2021 का थीम भी जान लीजिए कि विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था, तो पानी का महत्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्टवां क्वेश्चन। और ये जो लास्ट 50वां क्वेश्चन है ये है कि भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1996। और 1996 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से ये आपका पीईटी का तीसरा सेट भी हमने हल करा दिया, और इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसकी व्याख्या पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन की व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत हो रही है उसी से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाए या आने की संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से ये तीसरा सेट हो गया। ऐसे ही जब तक आपकी पीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आता रहूँगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच।